नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम सभी लोगो ब्लॉक्स या खिलौने से खेले हैं ना। उन्हें टुकड़ों के जोड़कर हम कभी घर बनाते थे तो कभी गाड़ी के टुकड़े वह होते थे। बस जुड़ने का तरीका बदल जाता था। दोस्तों, यह पूरी दुनिया में अब यह हवा, पानी, सब कुछ कुदरत के इन्हीं छोटे छोटे लोगो ब्लॉक्स से बनी है। इन्हें हम एटम्स कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज के तक हम इन ब्लॉक्स को सिर्फ देख पा रहे हैं, लेकिन अब इंसान ने उन्हें बदलना सीख लिया है। सोचिए, एक तरफ कोयला है जो काला और सस्ता है, और दूसरी तरफ डायमंड जो चमकदार बेशकीमती है। हैरानी की बात यह है कि दोनों सिर्फ कार्बन के परमाणु से बने हैं। सिर्फ उनकी सजावट अरेंजमेंट का है। ज़रा सोचिए, अगर हमारे पास ऐसी तकनीक आ जाए कि हम कोयले के परमाणु को पकड़कर उन्हें हीरे की तरह सजा दे, तो क्या हम मिट्टी को सोना में नहीं बदल सकते? क्या हम ऐसे मटेरियल नहीं बना सकते जो लोहे से 10 गुना हल्का हो लेकिन स्टील से 100 गुना मजबूत? दोस्तों, यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, इसे हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। यह परमाणु स्तर पर दुनिया बदलने का विज्ञान। भविष्य में डॉक्टर दवाई नहीं देंगे, बल्कि नैनो रोबोट्स हमारे खून में जाकर कैंसर के सेल्स को एक एक करके ख़त्म करेंगे। गंदे पानी की एक एक परमाणु को अलग करके उसे शुद्ध किया जाएगा। हम एक ऐसी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं जहां असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यह जादुई दुनिया असल में काम कैसे करती है? हम एटम्स को कैसे हिला सकते हैं? आइए स्लाइड के जरिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप एक रेगिस्तान में खड़े हैं और आपको एक घर बनाना है। पारंपरिक तरीका तो यही होगा कि आप रेत से ईंटें बनाएं और फिर उन्हें एक एक करके जोड़ें। लेकिन क्या हो अगर आप रेत के एक एक कण के अंदर जाकर उसके परमाणुओं की बनावट को ही बदल सके और उसी साधारण से दिखने वाली दीवार को, मान लीजिए, एक बटन दबाते ही पारदर्शी खिड़की बना दे? ये तो सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है। बिल्कुल, पर ये किसी साईफाई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये नैनो टेक्नोलॉजी की अविश्वसनीय दुनिया की एक झलक है। और आज हम इसी कमाल की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारी ये चर्चा हमारे श्रोता के दिए गए स्रोत आर्किटेक्टिंग द एटम, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और सच कहूं तो ये विषय जितना दिलचस्प है उतना ही दिमाग घुमा देने वाला भी। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत नैनो शब्द को समझने से होती है। अक्सर लोग इसे सिर्फ बहुत छोटा समझ लेते, पर बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है पदार्थ को उसके सबसे बुनियादी लेवल पर, परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर समझना, अपनी मर्जी से बदलना और उसे कंट्रोल करना। ओके, और इसका स्केल कितना छोटा है? इसके पैमाने को समझना सबसे जरूरी है। हम बात कर रहे हैं 1 से 100 नैनोमीटर की। अब ये कितना छोटा है, अंदाजा लगाइए कि अगर एक कंचा हमारी पृथ्वी के बराबर हो तो 1 नैनोमीटर उस कंचे के बराबर होगा। अरे बाप रे, इतना छोटा? हाँ, और इतने छोटे पैमाने पर पदार्थ के नियम ही बदल जाते हैं। जैसे सोना जो हम पहनते हैं वो पीला और चमकीला होता है, लेकिन नैनो स्केल पर सोने के कण लाल, हरे या नीले भी हो सकते हैं। एक मिनट, यहीं पर मुझे बात थोड़ी समझ नहीं आती। मतलब किसी चीज को बस छोटा कर देने से वो जादू की तरह काम करने लगती है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? सोना तो सोना ही रहना चाहिए, चाहे वो एक बिस्किट के आकार का हो या धूल के कण जितना छोटा। ऐसा क्या हो जाता है इतने छोटे लेवल पर? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यही नैनो टेक्नोलॉजी का सार है। इसके पीछे 2 मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। ओके। पहला है सतह क्षेत्रफल से आयतन का बढ़ा हुआ अनुपात। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। 1 किलो चीनी का क्यूब लीजिए और उसे पानी में डालिए। उसे घुलने में समय लगेगा। अब उसी 1 किलो चीनी को पीस कर पाउडर बना दीजिए और पानी में डालिए।
वो तो तुरंत घुल जाएगी। क्योंकि पाउडर का ज्यादा हिस्सा पानी के संपर्क में आ जाता है। बिल्कुल। यही नैनो स्केल पर होता है। जब कोई कण बहुत छोटा हो जाता है तो उसके ज्यादातर परमाणु सतह पर आ जाते हैं बजाय अंदर छिपे रहने के। अच्छा। और सतह पर ज्यादा परमाणुओं का मतलब है कि वो अपने आसपास की चीजों से ज्यादा तेजी से और ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया कर सकता है। इसी वजह से उनकी रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता मतलब केमिकल रिएक्टिविटी हजारों गुना बढ़ जाती है। हजारों गुना, कमाल है। अच्छा, तो ये एक कारण हुआ, और दूसरा सिद्धांत क्वांटम कन्फाइनमेंट, ये क्या भला है? ये तो और भी जटिल लगता है। हाँ, क्वांटम कन्फाइनमेंट प्रभाव वो जगह है जहाँ असल जादू होता है। देखिए, सामान्य दुनिया में पदार्थ के गुण उसके रासायनिक मेकअप पर निर्भर करते हैं, लेकिन नैनो स्केल पर जब कोई कण इतना छोटा हो जाता है कि उसमें बस कुछ 100 या 1000 परमाणु ही हो, तो उसके गुण उसके आकार पर निर्भर करने लगते हैं। आकार पर? हाँ, उस कण की जो सीमाएं हैं वो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को एक तरह से कैद कर लेती हैं और ये तय करती हैं कि वो कितनी ऊर्जा रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। एक मिनट, मतलब आप कह रही हैं कि एक ही मटेरियल, मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर, सिर्फ उसका साइज बदलकर हम उससे अलग-अलग रंग की रोशनी निकाल सकते हैं? आपने एकदम सही समझा। ये तो किसी पेंटर के पैलेट जैसा हो गया, जहाँ एक ही रंग से आप अलग-अलग शेड बना रहे हो। बिल्कुल। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है क्वांटम डॉट्स। ये नैनो क्रिस्टल होते हैं। अगर आप एक ही मटेरियल के क्वांटम डॉट्स लें, तो जो सबसे छोटे कण होंगे वो नीला प्रकाश देंगे, उनसे थोड़े बड़े वाले हरा देंगे और सबसे बड़े वाले लाल। अच्छा, तो जो QLED टीवी आते हैं आजकल? हाँ, आज आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इतने शानदार और चमकीले रंग दिखते हैं, उनमें से कई QLED टीवी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हम पदार्थ के आकार को ट्यून करके उसके गुणों को बदल रहे हैं। कमाल है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि नैनो स्केल पर चीजें खास क्यों हो जाती हैं। पर अब असल सवाल आता है, हम ये चीजें बनाते कैसे हैं? मतलब हमारे पास दुनिया की सबसे छोटी चिमटी तो है नहीं कि हम एक एक एटम को उठा कर रखें। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी चुनौती को हल करने के लिए दो मुख्य रास्ते अपना जाते हैं। पहला है टॉप डाउन दृष्टिकोण। टॉप डाउन? हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर की एक बड़ी चट्टान लेता है और उसे तराश कर छील कर एक मूर्ति बनाता है। ओके। नैनो संरचनाएं बनाते हैं। आज जो कंप्यूटर चिप्स बनती हैं, वो इसी प्रक्रिया से बनती हैं। लेकिन इसमें तो बहुत सारा मटेरियल बर्बाद होता होगा। जैसे एक मूर्ति बनाने में पत्थर का बड़ा हिस्सा बेकार चला जाता है। और क्या इस तरीके से हम हर परमाणु को उसकी सही जगह पर रख सकते हैं? मुझे इसमें सटीकता की कमी लगती है। आपकी चिंता जायज है। टॉप डाउन तरीका बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। इसमें सटीकता पर पूरा नियंत्रण नहीं होता और हाँ, मटेरियल भी बर्बाद होता है। और यहीं पर दूसरा और ज्यादा आकर्षक तरीका सामने आता है, बॉटम अप दृष्टिकोण। ये लेगो ब्लॉक्स वाला तरीका है ना? एक एक ब्लॉक जोड़कर कुछ बनाना। बिल्कुल, ये प्रकृति का तरीका है। प्रकृति कैसे चीजें बनाती है? वो एक एक अणु को जोड़कर DNA बनाती है, कोशिकाएं बनाती है और फिर पूरे जीव बनाती है। वाह। बॉटम अप दृष्टिकोण में हम भी यही करते हैं। हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं और स्व संगठन यानी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, जहां अणु कुछ खास परिस्थितियों में खुद ही एक व्यवस्थित संरचना में जुड़ जाते हैं। हम बस उन्हें सही माहौल देते हैं। तो मतलब वो खुद ब खुद बन जाते हैं? एक तरह से हाँ। इस तरीके से हम लगभग परफेक्ट दोष रहित संरचनाएं बना सकते हैं, जैसे DNA ओरिगामी। DNA ओरिगामी? हाँ, जहाँ वैज्ञानिक DNA के धागों को मोड़कर नैनो स्माइली फेस से लेकर छोटे छोटे बॉक्स तक बना सकते हैं। या फिर आणविक इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ एक अकेला अणु एक ट्रांजिस्टर का काम कर सकता है। यह निर्माण का भविष्य है, बेहद सटीक, कुशल और बिना किसी बर्बादी के। तो हमारे पास चीजों को तराशने और जोड़ने दोनों के तरीके हैं। अब बात करते हैं कि हम किन चीजों से नैनो संरचनाएं बना रहे हैं। स्रोत में एक पूरे टूल बॉक्स का जिक्र है। हाँ, और ये टूल बॉक्स बहुत बड़ा और विविध है। इसे हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके। पहली और सबसे मशहूर श्रेणी है कार्बन आधारित सामग्री। कार्बन जीवन का आधार है और नैनो दुनिया में भी ये एक सुपरस्टार है। जैसे कि ग्राफीन। बिल्कुल, सबसे पहले आता है ग्राफीन। कार्बन परमाणुओं की एक जाली जो सिर्फ एक परमाणु जितनी मोटी होती है,
लेकिन स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत। स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत, लेकिन सिर्फ एक परमाणु मोटा। ये समझना मुश्किल है। तो क्या मैं ग्राफीन की एक शीट से बनी बुलेट प्रूफ बनियान पहन सकता हूँ जो कागज जितनी पतली हो? सैद्धांतिक रूप से हाँ, यही ग्राफीन की क्षमता है। इसी परिवार में कार्बन नैनो ट्यूब है, जो ग्राफीन की ही रोल्ड अप शीट होती है और अपनी मजबूती और बिजली के संचालन के लिए जानी जाती है। और फुलरीन भी है शायद। हाँ, और फिर है फुलरीन, जिन्हें बकी बॉल्स भी कहते हैं। ये फुटबॉल की तरह दिखने वाले कार्बन के अणु होते हैं और चिकित्सा में इनका इस्तेमाल रेडिकल स्पंज के रूप में हो रहा है, जो शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को सोख लेते हैं। दिलचस्प है। ठीक है, तो कार्बन एक बड़ा खिलाड़ी है। दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक सामग्री की। इसमें धातु, सिरेमिक और सेमीकंडक्टर्स आते हैं। सबसे आम उदाहरण है धातु के नैनो पार्टिकल्स। जैसे चांदी के नैनो पार्टिकल्स? हाँ, आपने शायद सुना होगा। उनके एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण आज उन्हें वाटर प्योरीफायर्स, मेडिकल ड्रेसिंग और यहाँ तक कि बदबू रोकने वाले एथलेटिक कपड़ों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। इसी तरह सोने के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल बायो इमेजिंग और कैंसर के सटीक निदान में हो रहा है। और तीसरी श्रेणी जैविक वाली, वो तो कोविड-19 के बाद से बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, तीसरी श्रेणी जैविक है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लिपिड नैनो पार्टिकल्स यानी LNPs। ये सिर्फ वसा के छोटे छोटे बुलबुले नहीं हैं, जैसा कि लोग समझते हैं। ये वो क्रांतिकारी तकनीक थी जिसने mRNA टीकों को संभव बनाया। ओके। दशकों से वैज्ञानिक mRNA तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि mRNA बहुत नाजुक होता है और शरीर में पहुंचते ही नष्ट हो जाता है। तो LNPs ने उसे बचाया? हाँ, LNPs ने उस नाजुक mRNA के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया, उसे हमारी कोशिकाओं तक सुरक्षित पहुंचाया और इस तरह दवा बनाने का एक पूरा नया प्लेटफॉर्म खोल दिया। ये सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम नहीं थे, ये उस पहेली का आखिरी टुकड़ा थे जिसने mRNA तकनीक को हकीकत बनाया। और अब इसका इस्तेमाल दूसरी बीमारियों के लिए भी हो रहा है? बिल्कुल, अब इसी तकनीक का इस्तेमाल कैंसर और दूसरी जेनेटिक बीमारियों के टीके बनाने के लिए भी सोचा जा रहा है। इसने दवा बनाने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। ये तो वाकई अद्भुत है। इन सामग्रियों और तकनीकों को देखकर लगता है कि स्रोत का ये कहना कि नैनो टेक्नोलॉजी 5वीं औद्योगिक क्रांति की नींव है, कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। चलिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले नैनो मेडिसिन। यहाँ लक्षित दवा वितरण यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सबसे बड़ा गेम चेंजर है। कैसे? कल्पना कीजिए कीमोथेरेपी की। वो कैंसर कोशिकाओं को तो मारती है, लेकिन साथ ही स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे भयानक साइड इफेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। अब सोचिए एक स्मार्ट बॉम्ब की, एक नैनो पार्टिकल जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके खून में घूमता है और सिर्फ कैंसर सेल के दरवाजे की चाबी इसके पास होती है। अच्छा। वो जाकर सीधे ट्यूमर सेल से चिपकता है और दवा को ठीक वहीं रिलीज करता है। नतीजा, स्वस्थ कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। और इसी से जुड़ा है थेरेनोस्टिक्स, एक ही कण जो बीमारी का पता भी लगाए और साथ ही उसका इलाज भी शुरू कर दे। एक ही कण में डायग्नोसिस और थेरेपी दोनों? हाँ, दोनों एक साथ। वाह। और चिकित्सा से हटकर अगर हम ऊर्जा और जलवायु की बात करें, तो वहाँ इसका क्या असर हो रहा है? वहाँ भी ये क्रांति ला रही है। स्रोत में नैनो 4 ईयर पहल का जिक्र है। एक उदाहरण है सुपर लुब्रिसिटी कोटिंग्स। सुपर लुब्रिसिटी? ये ऐसी नैनो कोटिंग्स हैं जो 2 सतहों के बीच घर्षण को लगभग शून्य कर सकती हैं। सोचिए, अगर हम अपनी गाड़ियों के इंजन और मशीनों में इसका इस्तेमाल करें तो ऊर्जा की कितनी भारी बचत होगी। मतलब गाड़ियों का माइलेज बढ़ जाएगा? या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली कम लगेगी। दोनों। और साथ ही परमाणु रूप से सटीक उत्प्रेरक एटॉमिकली प्रिसाइज कैटलिस्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये उत्प्रेरक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे उपयोगी ईंधन में बदलने या बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करके स्वच्छ हाइड्रोजन बनाने जैसी प्रक्रियाओं को इतना कुशल बना सकते हैं कि वो आर्थिक रूप से फायदेमंद हो जाए। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया जो पहले से ही इतनी आगे है, हम मूर के नियम के बारे में सुनते आए हैं, जो अब अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। क्या नैनो टेक्नोलॉजी उसे एक नई जिंदगी दे रही है? बिल्कुल। हम सिलिकॉन चिप्स को छोटा करते करते उस सीमा पर पहुंच गए हैं
जहां इलेक्ट्रॉन एक सर्किट से दूसरे में लीक करने लगते हैं। इसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अच्छा। नैनो टेक्नोलॉजी हमें सिलिकॉन से आगे जाने का रास्ता दिखा रही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स या ग्राफीन जैसे मटेरियल से बने ट्रांजिस्टर्स और भी छोटे, तेज और ज्यादा ऊर्जा कुशल हो सकते हैं। हम अब एक चिप पर अरबों नहीं बल्कि खरबों ट्रांजिस्टर फिट करने की बात कर रहे हैं। खरबों? हाँ, जो एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए जरूरी है। और आखिर में वो आइडिया जो हमेशा से विज्ञान कथा का हिस्सा रहा है, नैनो रोबोट्स, हमारे खून में घूमने वाले रोबोट। ये सुनने में जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी लगता है। क्या हम वाकई इस तकनीक के इतने करीब हैं? हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा करीब है। बेशक हम अभी इंसान के आकार को छोटा करके बनाए गए रोबोट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आणविक मोटर से बनी सूक्ष्म मशीनों की। आणविक मोटर्स? हाँ, ये जैविक प्रोटीन या सिंथेटिक अणुओं से बनी हो सकती हैं, जो ऊर्जा लेकर घूमती हैं या चलती हैं। प्रयोगशालाओं में इन नैनो रोबोट्स का इस्तेमाल एक अकेली कोशिका तक दवा पहुंचाने या माइक्रो सर्जरी करने के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। सच में? हाँ, अभी ये शुरुआती चरण में है, लेकिन ये भविष्य के निर्माण और चिकित्सा का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल रहा है। ये सब सुनने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लगता है, लेकिन हर शक्तिशाली तकनीक के साथ एक दूसरा पहलू भी जुड़ा होता है। क्या हमें इन नैनो पार्टिकल्स के बारे में चिंता करनी चाहिए? क्या ये हमारे खाने में, पानी में जा रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वैध चिंता है। इसीलिए नैनो टॉक्सिकोलॉजी नाम का एक पूरा क्षेत्र विकसित हुआ है जो इन्हीं खतरों का अध्ययन करता है। ओके। एक मुख्य चिंता है बायो एक्यूमुलेशन। ये कण इतने छोटे होते हैं कि ये कोशिकाओं की दीवारों को पार कर सकते हैं और शरीर के ऊतकों में जमा हो सकते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते कि लंबे समय में इसका क्या प्रभाव होगा। एक और जोखिम है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ROS का उत्पादन। कुछ नैनो सामग्रियां हमारी कोशिकाओं के अंदर पहुंचकर अस्थिर अणु बना सकती हैं, जो हमारे DNA को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब ये खतरनाक हो सकते हैं? हाँ, इसीलिए इनका जिम्मेदारी से उपयोग करना और इनके जीवन चक्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यानी ये बनने से लेकर इस्तेमाल होने और नष्ट होने तक पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डालते हैं। तो इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए क्या कोई नियम कानून है, या ये अभी भी वाइल्ड वेस्ट जैसा है? ये एक विकसित होता हुआ क्षेत्र है। स्रोत के अनुसार OECD जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय और अमेरिका का नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा। वे मौजूदा रासायनिक सुरक्षा के नियमों को नैनो सामग्री के अनोखे खतरों के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य ये है कि नवाचार और सुरक्षा साथ साथ चलें। सुरक्षा के अलावा एक और सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये एक और ऐसी तकनीक बन जाएगी जो सिर्फ अमीर देशों को फायदा पहुंचाएगी, जबकि इसके उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम गरीब देशों को झेलने पड़ेंगे? ये एक बड़ी नैतिक दुविधा है जिसे स्रोत में नैनो डिवाइड कहा गया है। यह चिंता वास्तविक है कि क्या इन महंगी और उन्नत तकनीकों का लाभ, बेहतर दवाएं, स्वच्छ ऊर्जा, शक्तिशाली कंप्यूटर सिर्फ उन तक सीमित रहेगा जो इसे वहन कर सकते हैं। स्रोत इस पर कोई फैसला नहीं सुनाता, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल सामने रखता है कि हम इन शक्तिशाली तकनीकों का लाभ सभी तक समान रूप से कैसे पहुंचाएं। ये सुनिश्चित करना समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि नैनो टेक्नोलॉजी हमें पदार्थ को इसके सबसे बुनियादी स्तर पर फिर से लिखने की अभूतपूर्व शक्ति दे रही है। यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो चिकित्सा से लेकर कंप्यूटिंग और ऊर्जा तक हमारे जीवन के हर पहलू में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ बेहतर उत्पाद बनाने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में है? यह प्रकृति के निर्माण के तरीके की नकल करने के बारे में है। अरबों वर्षों से प्रकृति बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके परमाणु दर परमाणु अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल संरचनाएं बनाती आई है। अब जाकर उस भाषा को समझना और अपनी तकनीक में इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। हम रचना के सबसे बुनियादी नियमों को सीख रहे हैं। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगर हम परमाणु स्तर पर चीजों को बना और पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, तो भविष्य में निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का क्या अर्थ होगा? क्या वो दिन दूर है जब हम रिसाइकलिंग की जगह रीएटमाइजिंग की बात करेंगे? मतलब कचरे को वापस उसके परमाणुओं में तोड़कर उसे कुछ भी नया बना लेना?